नमस्ते बच्चों। पाँचवें पाठ के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पाँचवा पाठ पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा आर्हेनियस का अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत, अम्लों तथा क्षारकों का वर्गीकरण और अम्लों तथा क्षारकों की सांद्रता। आज का अपना पहला टॉपिक है विलयन का पीएच। पीएच का मतलब होता है बच्चों पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें पी को हम स्मॉल लेटर में और एच को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और बच्चों हमने ये देखा कि अम्ल तथा क्षारक जब पानी में घुलते हैं तो अम्ल जब पानी में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और क्षारक जब घुलते हैं तो OH आयन मुक्त करते हैं। तो H आयन और OH आयन की मात्रा के आधार पर यानी उनकी तीव्रता कम या अधिक होती है। तो pH के अनुसार ही मिट्टी कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इसकी जांच कर सकते हैं। उसी तरह से रक्त कैसा है, रक्त में अम्ल की मात्रा अधिक है कि क्षार की मात्रा अधिक है। उसी तरह से विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भी पीएच का निश्चित होना जरूरी है। एक विशिष्ट पीएच पर ही ये सभी क्रियाएं अच्छे से होती हैं। रक्त और रक्त कोशिका के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए रक्त का पीएच यानी उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और OH आयन की मात्रा विशिष्ट अनुपात में होनी आवश्यक होती है। बच्चों 1909 में डैनिश वैज्ञानिक सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक सुविधाजनक नए माप की शुरुआत की। उसी नए माप को हम कहते हैं पीएच मापक्रम या फिर पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है वो इस तरह से एक मापन पट्टी होती है और उस पट्टी में 0 से लेकर के 14 तक अंक लिखे होते हैं। 0 से 7 के बीच तक जो मापक्रम होता है वो होता है अम्लीय और 7 के बाद से 14 तक जो मापक्रम आता है वो होता है क्षारीय और 7 जो अंक है वो होता है उदासीन। अगर और ये पीएच मापक्रम जो है उसमें अलग अलग कलर होते हैं। जैसे किसी विलयन का हमें पीएच ज्ञात करना है तो मापन पट्टी को उस विलयन में डुबाते हैं और पट्टी का कलर चेंज हो जाता है। वो कलर इनमें से इन पे हर एक पे अलग अलग कलर होता है, उनमें से कौन से कलर से वो मैच करता है उससे मिला करके देखते हैं और उसके आधार पर उसका पीएच ज्ञात करते हैं। और 14 पे बैंगनी रंग आता है, माना कि उस विलयन का रंग एकदम बैंगनी आता है तो उसका पीएच कितना हुआ 14, क्योंकि वो कलर उससे मैच कर जाएगा। और 7 पे बच्चों रंग आता है हरा और हरा रंग होता है उदासीन का है। शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है यानी शुद्ध पानी उदासीन होता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है बच्चों अपना वैश्विक सूचक। यहाँ पे कुछ प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक लिखे हुए हैं, लिटमस, हल्दी, जामुन, मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। तो अम्ल में उनका रंग कैसा होता है और क्षारक में उनका रंग कैसा होता है वो देखते हैं। अम्ल में लिटमस का रंग कैसा होता है लाल और क्षारक में कैसा होता है नीला हमेशा। हल्दी का अम्ल में रंग कैसा होता है पीला और क्षारक में रंग होगा लाल। जामुन में कोई कलर नहीं आता है, जो कलर रहेगा वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैथिल ऑरेंज जो है उसमें अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा गुलाबी और मैथिल ऑरेंज को क्षारक में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाता है पीला। फिर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन को अम्ल में डाला तो रंग कैसा हो गया रंगहीन और क्षारक में डाला तो उसका रंग कैसा हो जाता है गुलाबी।
अब टॉपिक अपना क्या है, वैश्विक सूचक। वैश्विक सूचक यानी कई प्रकार के सूचकों को मिला करके एक सूचक तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं वैश्विक सूचक। इसके लिए सूचक पट्टी हो सकती है या फिर पीएच मीटर भी होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और उसमें इलेक्ट्रोड को दिए गए विलयन में डुबाते हैं, डुबाते ही मीटर में उसकी रीडिंग आ जाती है और इस तरह से उस पदार्थ का पीएच ज्ञात किया जाता है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना अम्लों तथा क्षारकों की क्रियाशीलता। इसमें सबसे पहले टॉपिक है अपना पहला उदासीनीकरण। उदासीनीकरण यानी जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है और इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। अब इसी को समीकरण के रूप में देखते हैं। HCl + NaOH ये अम्ल है और ये क्या है, भस्म। क्या बन रहा है, NaCl + H2O। NaCl यानी नमक, जिसे हम लवण भी कहते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि आयनिक यौगिक हैं, आयन अलग अलग हो जाते हैं इनके, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। इसमें से क्या होगा, सोडियम आयन और OH आयन। तो ये सोडियम आयन जो है इस क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेती है और सोडियम क्लोराइड बना लेती है यानी लवण। और ये H आयन और OH आयन मिलकर के क्या बना लेते हैं, पानी। तो जब अम्ल और भस्म परस्पर क्रिया करके लवण और पानी का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया। इसके कुछ और उदाहरण यहाँ लिखे हैं मैंने। HNO3 यानी अम्ल, ये सारे अम्ल लिखे हैं। भस्म के नीचे ये सभी भस्म लिखे हैं, लवण के नीचे लवण और पानी के नीचे पानी। तो HNO3 और KOH जब क्रिया करते हैं तो KNO3 बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट और पानी। H2SO4 और NH4OH जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है यानी Na2SO4 और पानी का निर्माण होता है। उसी तरह से HBr और KOH जब क्रिया करते हैं तो KBr बनता है, जिसे पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं और पानी बनता है। तो ये सभी क्रियाएं किसका उदाहरण है, उदासीनीकरण का। अगला टॉपिक है अपना धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया होते समय अम्ल की तीव्रता, अम्ल की सांद्रता, तापमान और धातुओं की क्रियाशीलता इस पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया होते समय धातुओं, तीव्र अम्लों के तनु विलयन के साथ मध्यम क्रियाशील धातुएं सामान्य तापमान पर अभिक्रिया कर लेती हैं। जैसे एक परख नली में तनु HCl अम्ल डाला और उसमें मैग्नीशियम का एक छोटा सा फीता डाल करके उसके मुंह पे एक छेद वाला कॉर्क लगा दें और उस छेद में एक जेट नली कांच की रहती है, उसका मुंह ऊपर से पतला रहता है, उसको लगा दिया। तो थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि अम्ल और यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम धातु के बीच अभिक्रिया होती है, यानी बुलबुले निकलते हैं और वो गैस ऊपर नली में से बाहर निकलती है। अगर हम नली के पास जलती हुई तीली लेके जाएं तो फट की आवाज़ के साथ गैस नीली ज्वाला के साथ जलती है। तो आवाज़ के साथ जो गैस जलती है वो गैस होती है हाइड्रोजन, यानी इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो उसी को ही हम यहाँ पे देखते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया के लिए धातु प्लस तनु अम्ल गिव्स लवण प्लस हाइड्रोजन। धातुएं यहाँ मैंने लिखी, ये सब धातुएं हैं। ये तनु अम्ल है, AQ लिखा है यानी पानी में विलयन है, और लवण
और इधर क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये आपकी बुक में यहाँ पे पानी लिखा हुआ है, उसे आप ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले समीकरण को देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे G लिखा है, G यानी गैस, गैस निकल जाती है। और ये S लिखा है, S का मतलब है ठोस, और AQ का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था, यानी जलीय विलयन। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अगली समीकरण है कॉपर प्लस HNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। बच्चों अगला टॉपिक है अपना धातुओं के ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अभिक्रिया। लोहे पर कलर लगाने से पहले, पेंट करने से पहले उस पर एक प्राइमर लगाया जाता है लाल रंग का, उसे कहते हैं रेड ऑक्साइड। उस रेड ऑक्साइड को थोड़ा ही मात्रा में लेकर के जब हम पानी के अंदर घोलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो पानी में नहीं घुलता है, पर यदि उसे हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालें तो उसके अंदर घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे कारण है, रेड ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3 जो ठोस होता है, और तनु HCl में जब उसे घोला जाता है तो आयरन क्लोराइड बनता है, FeCl3 बनता है, और ये FeCl3 पानी में घुलनशील है। इसलिए रेड ऑक्साइड को जब तनु HCl में घोला जाता है तो उसके अंदर घुल जाता है। उसके बाद है बच्चों धातुओं के ऑक्साइड प्लस तनु अम्ल। ये सामान्य सूत्र है, धातु का ऑक्साइड प्लस तनु अम्ल गिव्स लवण प्लस पानी। ये धातु का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस तनु अम्ल HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी। तो सभी के नीचे मैंने S, AQ और L लिखा है। L का मतलब है लिक्विड, द्रव, AQ का मतलब जलीय विलयन, और S का मतलब है ठोस। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम एक धातु है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और पानी। उसी तरह से जिंक, जिंक भी एक धातु है, तो जिंक का ऑक्साइड ZnO प्लस 2HCl तनु अम्ल गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस पानी। और ये एल्यूमिनियम, नाम सुना होगा आपने, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी Al2O3 प्लस HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये अम्ल है। इसके साथ जब अभिक्रिया होती है तो AlF3 बनता है और पानी का निर्माण होता है। अब बच्चों यहाँ पे एक आपको समझ में आ रहा होगा, लवण और पानी बन रहा है, यानी धातु का ऑक्साइड कैसा है, क्षारीय। क्षारीय होने के कारण ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी का निर्माण कर रहा है, क्योंकि आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखा है क्षार यानी भस्म, तो अम्ल प्लस भस्म गिव्स लवण और पानी। तो ये धातु का ऑक्साइड कैसा है, भास्मिक। और एक अगला प्रश्न है, धातु की ऑक्साइड अम्लीय होती है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको उसे ठीक करना है, अम्लीय नहीं होती है, क्षारकीय होती है, या क्षारीय होती है, या भास्मिक होती है, ऐसा लिखना है। और उसको स्पष्ट कैसे करेंगे ये बता दिया मैंने। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होने के कारण वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी का निर्माण करती है, जो कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसलिए धातुओं का ऑक्साइड भास्मिक ऑक्साइड है। अधातुओं के ऑक्साइडों के साथ क्षारकों की अभिक्रिया, ये अगला टॉपिक है अपना। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों, अम्लीय,
और जब ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पे उदासीनीकरण की क्रिया होती है। तो इनका सामान्य सूत्र है अधातुओं का ऑक्साइड प्लस क्षार गिव्स लवण प्लस पानी। तो ये अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन अधातु होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अधातु है जो गैस है। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ अभिक्रिया करती है और सोडियम कार्बोनेट बनाती है और पानी का निर्माण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की NaOH के साथ KOH के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बन रहा है K2CO3 प्लस पानी। तो ये क्रिया भी कैसी है, उदासीनीकरण की क्रिया है। उसी तरह से SO3 प्लस NaOH तनु विलयन, तो क्या बन रहा है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस पानी। तो ये सभी अभिक्रियाएं कैसी हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, यानी अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ये केवल आपको याद रखना है। उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए हुए थोड़ा सोचिए, ये आपके पोर्शन से निकाल दिए गए हैं। बच्चों अगला टॉपिक है अपना धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ अम्लों की अभिक्रिया। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है, आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। एक परख नली में थोड़ा सा खाने का सोडा डाल करके उसमें नींबू का रस निचोड़ कर तुरंत एक छेद वाला कॉर्क लगा देते हैं और उस छेद में एक नली रहती है, उस नली को ताजे बने हुए चूने के पानी के अंदर डुबा देते हैं। तो जैसे ही सोडे के ऊपर नींबू का रस निचोड़ा जाएगा, तुरंत बुदबुदाहट होती है और एक गैस बाहर निकलती है जो नली के द्वारा चूने के पानी के अंदर प्रवाहित होती है। तो जैसे ही वो गैस चूने के पानी के अंदर जाती है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि निकलने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यही प्रयोग अगर हम धोने का सोडा और विनेगर या फिर HCl अम्ल के साथ करवाएं तो भी सेम यही क्रिया होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ये निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया क्यों कर देती है, उसका कारण समझते हैं। तो ये चूने का पानी है, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट नामक ठोस बनता है जो तलछट के रूप में नीचे जमा हो जाता है बाद में। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो बच्चों आज हमने विलयन की pH और अम्लों तथा क्षारकों की क्रियाशीलता पढ़ी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।